गुड मॉर्निंग एवरीबडी। तो अपने जो है आनुवांशिकी पढ़ रहे हैं जिसके अंदर रोग स्टार्ट किए थे, और रोगों के अंदर अपने दो रोग पढ़ लिए थे अब तक। एक तो हेमोफीलिया और एक वर्णांधता ना। वर्णांधता के लास्ट में कहाँ तक लिखा था ये बताओ जरा एक बार। इतना ही लिखा है क्या? चलो और लिखो फिर, इसमें आगे और लिखो। अगला बिंदु लिखना वर्णांधता के अंदर, अगला बिंदु लिखो वर्णांधता के अंदर अगला बिंदु लिखना है आपको, ठीक है। ये तो हेडिंग ऑलरेडी डाली हुई है आपकी, तो लिखो जो लाल रंग में, नहीं हाँ, रंग है ये, भरोसा रखो। जो लाल रंग में विभेद नहीं कर पाते उन्हें प्रोटोनूरिया कहा जाता है। जो लाल रंग में विभेद नहीं कर पाते उन्हें प्रोटोनूरिया कहा जाता है। लिख लिया क्या? नूरिया लिख के आगे प्रोटो लगा दो, ठीक है। हाँ, प्रोटोनूरिया कहा जाता है। अगला बिंदु, जो हरे रंग में विभेद नहीं कर पाते, जो हरे रंग में विभेद नहीं कर पाते उन्हें ड्यूटोनूरिया कहा जाता है। ड्यूटोनूरिया कहा जाता है। अगला बिंदु, इस रोग की जीन को सी से लिखा जाता है। जिस तरह हीमोफीलिया में एच से लिख रहे थे, यहाँ पर सी से लिखा जाता है। सी से लिखा जाता है, लिख लिया। अगला रोग है सिकल सेल एनीमिया। आनुवंशिकता से होने वाला अगला रोग है सिकल सेल एनीमिया। इसमें लिखो यह एक ऑटोसोमल उत्परिवर्तन रोग है। नहीं, कुछ नहीं लिखना आपको, इधर देख लो बस। यह एक ऑटोसोमल उत्परिवर्तन रोग है। उत्परिवर्तन रोग है, ऑक्टोसोमल। 8 टांगे हैं क्या उसके? ऑक्टो मतलब 8 होता है। नहीं, आपने थोड़ी देर पहले ड्यूटो लिखवाया ना, तो मेरे को लगा ऑक्टो हो सकता है। ऑटोसोमल उत्परिवर्तन कहा जाता है, या ऑटोसोमल उत्परिवर्तन रोग है, ठीक है। ये रोग जो है ऑटोसोमल उत्परिवर्तन रोग है, या इसको कहा जाता है, दोनों एक ही बात है। अगला बिंदु, इस रोग में हीमोग्लोबिन की बीटा श्रृंखला में ग्लूटामिन एमिनो ग्लूटामिन एमिनो अम्ल की जगह
वेलिन आ जाता है, वेलिन आ जाता है। अगला बिंदु, ऐसे रोगियों में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होती है। हीमोग्लोबिन से आप क्या समझते हैं? हीमोग्लोबिन रक्त में जो लाल खून होता है ना, वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। वेरी गुड। तो हीमोग्लोबिन वही है जो आप खून जांच करवाते हो, ठीक है। हाँ, क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन की जांच होती है। जैसे आप कहते हो ना 5 पॉइंट, 7 पॉइंट, 12 पॉइंट, वो हीमोग्लोबिन है। बात क्लियर है क्या? हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होती है। हाँ, कम होती है, इस रोग में कम हो जाती है। इसलिए ये अधिक शारीरिक कार्य करने की ताकत, अधिक शारीरिक कार्य करने की ताकत नहीं रखते। शारीरिक कार्य करने की ताकत नहीं रखते। ऐसे रोगियों की आरबीसी का आकार हसियाकार होता है। मतलब आरबीसी मुड़ जाती है, दांती अर्थ न हो जाए, हसियाकार। दांती देख रही है? हाँ, आरबीसी आकार हसियाकार होता है। जिका ना देख रही है बनम सिलिजास का कणक खड़ी है बेटे। अगला बिंदु, सिकल सेल एनीमिया वाहक रोगियों को मलेरिया तथा डेंगू रोग नहीं होता। मलेरिया तथा डेंगू रोग नहीं होता। बात क्लियर? सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है देखते हैं ज़रा। सिकल सेल एनीमिया में अगर है व्यक्ति स्वस्थ है तो दोनों हीमोग्लोबिन एकदम ठीक है, मतलब ऊपर कोई भी प्रतीक नहीं लगा हुआ है। इसका जो जीन होता है वो एस से लिखा जाता है। और अगर है वाहक तो एक हीमोग्लोबिन पर एस लग जाएगा, ये लो लग गया। और अगर है रोगी तो दोनों हीमोग्लोबिन पर एस लग जाएगा। इज दैट क्लियर? नोट इट, नोट ही करना है बस। हाँ, नोट कर लिया क्या? एक प्रश्न करते हैं जिसमें एक लाल है वो वाहक है और जो लाली है वो रोगी है। आनंद आता है? सबसे ज़्यादा बीमार कौन होता है? लालिया। इसलिए रोगी वही है, लाल केवल वाहक है यहाँ पर। ठीक है, हाँ यही होता है नॉर्मली। हाथ नहीं है क्या इनके? कोई बात नहीं, ये लो। हाँ, जेब में डाले हैं।
तो मेरी लैंग्वेज मार्केट में जाके बोलने लग गए तो तुम्हें पागल घोषित कर दिया जाएगा। हाँ, सर पागल वाले में ऐसे बोलो कि मैं पागल नहीं हूँ, तो वो उसको लेते ही है कि पक्का ही पागल है। तो ऐसे बोलते कि मैं पागल हूँ, तो पागल कभी ये नहीं बोलता ही नहीं है कि मैं पागल हूँ। पागल दूसरों को लगता है कि ये हो चुका है, ठीक है, क्योंकि खुद का माइंड आउट ऑफ कंट्रोल होने के बाद में थोड़ी पता लगेगा कि मैं पागल हूँ कि नहीं हूँ। उसको तो लगता है मैं ठीक हूँ, बाकी सारे बेवड़े हैं, है ना। हाँ, वो अलग ही दुनिया में जीते हैं। ऐसा एक्चुअल में हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, किसी के साथ भी हो सकता है। सर पागल के वो लक्षण क्या होते हैं सर? लक्षण यही है कि एक तो व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा चुप रहने लग जाता है, मतलब किसी के साथ ना बोलना, कोई भी बात नहीं करना। ये एक लक्षण, शुरुआती लक्षण मान सकते हो आप, शुरुआती लक्षण होता है। इसलिए मैं कहता हूँ लालियो बोलता रहा करो, वरना लोग तुम्हें पागल घोषित कर देंगे। सच है क्या ये? हाँ जी, सच है? बिल्कुल सच है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबे समय तक अगर व्यक्ति टेंशन में चल रहा है, बहुत ज़्यादा लंबे समय तक व्यक्ति बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम में फंसा हुआ है, रात दिन उसको चिंता रहती है, दिमागी काम करता है बहुत ज़्यादा, तो वो पागल हो सकता है। हाँ ठीक है, हो सकता है, मतलब हो ही जाता है, ये ज़रूरी नहीं है, हो सकता है। और ऐसे बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है। मेरे गांव में ऑलरेडी 2 व्यक्ति हैं, मतलब अभी तो उनकी एज भी कुछ नहीं है। एक की तो मात्र एज 23-24 के आसपास है, एक की तो 21 के आसपास है, और दोनों ही पागल हो चुके हैं। दोनों कुछ समय पहले उनको लगभग 1 साल गंगानगर में पागल हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया था, और 1 साल तक उन्हें वहीं रखा गया। अब घर पे लाए, लेकिन अभी उनकी कंडीशन सही नहीं है। वो ठीक है, बस मानवों की तरह रहते ज़रूर है, लेकिन उनको कुछ पता नहीं है। उनके घर में अभी कुछ दिन पहले शादी थी, मैं गया हुआ था, तो बड़े भाई की शादी थी और छोटा पागल है, मतलब ठीक है। तो छोटे को ये तो, और पहले बहुत ठीक था, एकदम बहुत बढ़िया, मेरा अच्छा फ्रेंड था, पर अब छोटे को ये भी नहीं पता कि घर में शादी है, मतलब एकदम लोअर टी शर्ट में घूम रहा था पागलों की तरह। उसे कुछ भी नहीं पता है, कुछ भी चीज़ का नहीं पता है, बस घूम रहा है जानवरों की तरह। और ना उसे भूख का, प्यास का, कुछ भी चीज़ का नहीं पता है कि मुझे भूख लग रही है, प्यास लग रही है। बाकी लोग ही खिलाते पिलाते हैं उसको। और इसी तरह एक दूसरा व्यक्ति था, वो तो इस वजह से हो गया कि उनके बहुत ज़्यादा नशे करता था, इस वजह से पागल हो गया, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, बहुत ज़्यादा समय तक टेंशन थी और नशे करने लग गया, उस वजह से पागल हो गया। और ऐसे नशे करने लग गया जो कि छोड़ना मुश्किल हो, जैसे चिट्टा वगैरह हो गया, इस तरह के नशे। तो व्यक्ति के साथ कुछ भी हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर बहुत समय तक व्यक्ति डिप्रेशन में, तनाव में रहता है और अकेला ही रहता है ना। 2 तरह के व्यक्ति होते हैं समाज में, एक तो होते हैं अंतर्मुखी, एक होते हैं बहिर्मुखी। अंतर्मुखी व्यक्ति तो बहुत ही कम बोलते हैं, बहिर्मुखी व्यक्ति बहुत ज़्यादा बोलते हैं। लेकिन अंतर्मुखी के बाद में भी एक ऐसे व्यक्ति आते हैं जिनको दूसरों के साथ ना तो बोलना पसंद होता है और ना ही उनको ना वो बोलते हैं, मतलब किसी के साथ नहीं बोलते हैं। और जिस लड़के की मैं बात कर रहा हूँ, वो लड़का पहले ऑलरेडी बिल्कुल ठीक था, सबसे मिलता था, जुलता था, मतलब बचपन में बहुत ज़्यादा खेलता था, सब कुछ, सारे शौक उस व्यक्ति ने पूरे किए हैं। महाभारत देखता था, उसका शौक था कि बस तीर कमान ले गया, अपन ध्यान ही मारना है, ठीक है, मतलब इतने खतरनाक शौक। और एक व्यक्ति की उसने आँख भी फोड़ दी इस वजह से, बचपन में, बाद में नहीं फोड़ी, मतलब बचपन में फोड़ दी, क्योंकि उसके शौक थे ऐसे। एक बना लिया धनुष टाइप और एक लोहे का वो तीर बनवा लिया, और खेल रहे थे विद्यार्थी जो आपस में, स्टूडेंट खेल रहे थे, और खेल में तीर चलाया, सामने वाले जाके आँख में लग गया, उसकी आँख फूट गई। हाँ, तो इतना शरारती था। और उसके बाद ये पता ना कितनी क्या हुआ कि 2-3 साल जो है बिल्कुल ही बोला ही नहीं किसी के साथ, चुपचाप एकदम घर में बंद, एकदम कमरे के अंदर बंद, बाहर भी नहीं आता। केवल माता पिता जो है उसको खाना देने जाते थे, और ना वो उनकी बात सुनता था, ना ही वो घर से बाहर निकलता था, केवल घर के अंदर बंद रहता था। फिर 4-5 साल बाद जैसे जैसे थोड़ा ठीक हुआ, उसको पागल हॉस्पिटल जो गंगानगर में, वहाँ पर एडमिट करवाया गया। लेकिन वहाँ से आने के बाद में उसकी स्थिति में खास सुधार है नहीं, बस इतना है कि जी रहा है, इतना ही है, बाकी उसकी हालत ठीक नहीं है। तो पागल कोई भी हो सकता है। सर मेरे लक्षण लगते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं हो आप तो। पागल के लक्षण ऐसे कभी नहीं होते, ये नलायकों के होते हैं, ठीक है। लिखो 4 नंबर रोग लिखो, सिंड्रोम। या बहुत ज़्यादा पढ़ने वाला व्यक्ति का भी हिल सकता है, बिल्कुल हिल सकता है। हमारे एक प्रोफेसर थे फिजिक्स के, और मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ाई में उनका दिमाग ठीक था,
और जब वो कॉलेज में आते थे तो उनकी हालत तो मतलब इस कदर ख़राब हो चुकी, उन्हें पता ही नहीं था कि उन्होंने कपड़े कैसे पहन रखे हैं, उनके अंडर सेटिंग की हुई है कि नहीं, कि बाहर है अंदर है, मतलब कभी तो आधी अंदर होती थी आधी बाहर होती थी, उनको अपना कुछ नहीं पता था। बस हाँ ये था कि पढ़ाना बहुत अच्छा आता था उनको, बहुत ही अच्छा पढ़ाते थे, बहुत ही अच्छा। अगर वो यहाँ पर 2D में भी कुछ चीज़ समझा रहे हैं तो वो इतनी ताकत रखते थे कि 3D की चीज़ को भी यहाँ समझा देंगे। तुमको समझाते समझाते इतना कुछ समझा देंगे, तुम रॉकेट बना के उड़ा दोगे, इतनी खतरनाक साइंस आती थी उनको, इतनी खतरनाक ऐसे प्रोफेसर। और उनकी प्रोफेसर की इनकम पता है आपको, कॉलेज के अंदर इनकम जो है कम से कम 2.5 लाख, उनकी 2.5 लाख से ज़्यादा ही थी। बढ़िया गाड़ी लेके आते, सब कुछ प्रॉपर था एकदम, बस उनको खुद का कुछ नहीं पता था। तो ऐसे व्यक्ति का हिल जाता है धीरे धीरे। तो सर ज़्यादा पढ़ना भी ठीक नहीं है, ज़्यादा घूमना भी ठीक नहीं है, तो ठीक है क्या? किसने कहा घूमना ठीक नहीं है? घूमना ठीक है, पैसे होने चाहिए। नहीं, ज़्यादा हंसी मजाक भी ठीक नहीं। नहीं नहीं, हंसी मजाक सब कुछ ठीक है, बोलना, हंसी मजाक, घूमना सब कुछ ठीक है। मैंने कहा 2 ही चीज़ें नुकसानदायक है, एक तो ज़्यादा पढ़ना, बहुत ज़्यादा पढ़ना। बहुत ज़्यादा का मतलब है आपने दुनियादारी में सब कुछ छोड़ दियो, केवल ही पढ़ रहे हो, केवल पढ़ रहे हो, और वो भी दिमागी काम करो, जैसे साइंस पढ़ना, मैथमेटिक्स पढ़ना या साइकोलॉजी पढ़ना, इस तरह का सब्जेक्ट पढ़ना जो बायोलॉजी से संबंधित हो, इस तरह के जिसमें ज़्यादा दिमाग लगता हो, वो सब्जेक्ट पढ़ने से व्यक्ति पागल हो सकता है। और या जिस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा समय तक, लंबे समय तक डिप्रेशन रहे, तनाव रहे, वो भी हो सकता है। 2 ही कंडीशन बताई है। ज़्यादा घुलना मिलना, लोगों से हंसना, बातें करना, ये तो अच्छा है, सेहत के लिए भी अच्छा है, तुम्हारे लिए भी अच्छा है, ठीक है, तो ये तो अच्छा होता है, इससे भी कोई बुराई नहीं है। बात करते हैं अपने सिंड्रोम पर। तो पहला जो इसके अंदर सिंड्रोम है उसका नाम है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम लिखो। ये रोग महिलाओं में होता है, सारी ये रोग महिलाओं में होता है। इस रोग में एक X गुणसूत्र की कमी हो जाती है, एक X गुणसूत्र की कमी हो जाती है। सामान्यतः महिलाओं में कितने गुणसूत्र होते हैं? 46 होते हैं। एक X गुणसूत्र की अगर कमी होगी तो इसमें बचते हैं लाली में 45, और ये टर्नर सिंड्रोम कहलाता है। अब इसके अंदर क्या होता है, एक्चुअल में 44 के बाद में जो 45वां और 46वां जोड़ा होता है XX वाला, उसमें एक X बचता है और एक X शून्य हो जाता है, मतलब होता ही नहीं है। तो इस तरह से उस लाली में गुणसूत्र बचते हैं और उसको कहते हैं टर्नर सिंड्रोम। तो अगला बिंदु लिखो इसमें। इस रोग में कुल गुणसूत्र 45 होते हैं, कुल गुणसूत्र 45 होते हैं। ब्रैकेट में लिख लेना 44 + X0 = 45, 45। आगे बढ़े, अगला बिंदु लिखो। ऐसी महिलाओं के स्तन तथा अंडाशय का विकास नहीं हो पाता, स्तन तथा अंडाशय का विकास नहीं हो पाता। अगला बिंदु, ऐसी महिलाएं बांझ कहलाती है, ऐसी महिलाएं बांझ कहलाती है। बांझ कहलाती है, लिख लिया। अगला रोग, टर्नर सिंड्रोम के बाद दूसरा सिंड्रोम है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। हाँ जी, क्लाइन या क्लाइन भी बोलते हैं, फेल्टर सिंड्रोम।
क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। लिखो इसमें, ये रोग पुरुषों में होता है। मनीना को बड़ी खुशी मिली है, लाली तुम लाला में बीमार चाहती हो। ये रोग पुरुषों में होता है। ध्यान रखना, पुरुषों में चाहे जितने मर्जी रोग हो जाए, उनमें कमी किसी चीज़ की नहीं होती, उनमें दिखता ही होती है। लाली में एक्स गुणसूत्र की कमी थी, इनमें एक्स की दिखता हो जाती है। लिखो, इस रोग में एक्स गुणसूत्र की अधिकता हो जाती है। इस रोग में एक्स गुणसूत्र की अधिकता हो जाती है। लाल कम किसी चीज़ में नहीं है, एक्स गुणसूत्र की अधिकता हो जाती है, बीमारी में भी ज़्यादा। ऐसे रोगियों में, अगला बिंदु, ऐसे रोगियों में कुल गुणसूत्र 47 होते हैं, 47। ऐसे रोगियों में कुल गुणसूत्र 47 होते हैं। 47 लिख लो, 44 प्लस एक्स, एक्स और वाई, एक एक्स ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। टोटल हो गए 47। अगला बिंदु, ऐसे पुरुषों के, ऐसे पुरुषों के वृषणों का विकास नहीं हो पाता, वृषणों का विकास नहीं हो पाता। ऐसे पुरुष बांझ कहलाते हैं। अगला बिंदु, ऐसे पुरुष बांझ कहलाते हैं। लिख लिया क्या? अगला सिंड्रोम 3 नंबर है, जैकब सिंड्रोम। जैकब सिंड्रोम, इसको क्राइम सिंड्रोम भी बोलते हैं, मतलब बालक या बालिका जो अपराधी हो जाती है, क्राइम सिंड्रोम। लिखना, ये रोग पुरुष तथा महिला दोनों में हो सकता है। ये रोग पुरुष तथा महिला दोनों में हो सकता है। इस रोग में वाई गुणसूत्र की अधिकता हो जाती है। अब लालियों में वाई चला गया है तो अपराधी तो होगी, ठीक है। लाल तो वैसे अपराधी होते हैं बाय नेचर ही, वाई गुणसूत्र की अधिकता हो जाती है। 12 बोलो। अगला बिंदु, ऐसे रोगी क्राइम करने से घबराते नहीं। ऐसे रोगी क्राइम करने से घबराते नहीं। ऐसे लाल और लालियों से बच के रहना चाहिए, कभी बाटो मार्स के सिर में। हाँ, ऐसे रोगी क्राइम करने से घबराते नहीं। छोटे मोटे कांड नहीं करते, बड़े बड़े करते हैं ये लोग। क्राइम करने से घबराते नहीं। देख लिया क्या? अगला 4 नंबर सिंड्रोम है, डाउन सिंड्रोम। हाँ जी, डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम लिखो, ये रोग 21वें गुणसूत्र की पुनरावृत्ति से होता है। 21वें गुणसूत्र की पुनरावृत्ति से होता है। हाँ जी, 21वें गुणसूत्र की पुनरावृत्ति से होता है। याद रखना, ठीक है, कौन सा गुणसूत्र है।
गुणसूत्र से सारा खेल चेंज होता है। इसके अंदर डाउन है तो याद रखने का तरीका याद रखना, ये 2 कितना दिख रहा है, 2 और 1 21 याद रखना है। 21वें गुणसूत्र की पुनरावृत्ति से होता है। अगला बिंदु, इस रोग में कुल गुणसूत्र 47 होते हैं, क्योंकि 21वां डबल हो गया है। इस रोग में कुल गुणसूत्र 47 होते हैं। ऐसे रोगी जो होते हैं उनको मंगोलिज्म बोलते हैं। मंगोलिज्म व्यक्ति कभी देखा क्या आपने? कुछ होते हैं, कई बार टीवी में दिखाते हैं मंगोलिज्म, जिनका सर बड़ा होता है, हाइट छोटी हो जाती है, बोलना होता है व्यक्ति, सर बड़ा, हथेली बड़ी हो जाना, अंगुली छोटी रह जाना, इस तरह के व्यक्ति होते हैं, ठीक है, इनको बोलते हैं मंगोलिज्म। ऐसे व्यक्ति मैंने कई बार मूवी वगैरह में या सीरियल वगैरह में देखे हैं, अक्सर दिखाते हैं। तो लिखना है इसमें अन्य नाम बराबर मंगोलिज्म। मंगोलिज्म लक्षण लिखो। लक्षण, सर बड़ा, कोमा मंद बुद्धि, कोमा बोनापन, जैसे सुनीता है, बोनापन, नहीं है सर। कोमा हथेलियाँ चौड़ी, हथेलियाँ चौड़ी, कोमा अंगुलियाँ छोटी, अंगुलियाँ छोटी, कोमा तलवे बड़े। सर ये मुंह वाला तलवा या पैर वाला तलवा? अरे वो ताड़वा होता है नलायको। ये पैरों वाला तलवा है। तलवे बड़े, अंगुलियाँ छोटी। ये पैरों की अंगुली है, पहले हाथों वाली थी, ठीक है, अंगुलियाँ छोटी। चलो लिख लिया। अगला सिंड्रोम है पटाऊ सिंड्रोम। बड़ा ही खूबसूरत सिंड्रोम है पटाऊ सिंड्रोम। हाँ, हमारे बिहेवियर को यही समझता है पटाऊ सिंड्रोम। नाम सुनते लाल लाल युग भावनाएं बाहर आ गई। यह रोग तेरहवें गुणसूत्र, यह रोग 13वें गुणसूत्र की पुनरावृत्ति से होता है। 13वें गुणसूत्र की पुनरावृत्ति से होता है। तेरहवें गुणसूत्र की पुनरावृत्ति से होता है। अगला बिंदु, ऐसे रोगियों में कुल गुणसूत्र, ऐसे रोगियों में कुल गुणसूत्र कितने हो जाएंगे? 47 होते हैं। ऐसे रोगियों में कुल गुणसूत्र 47 होते हैं। अगला बिंदु, ऐसे रोगियों का ऊपरी होठ फटा हुआ होता है। ऐसे रोगियों का ऊपरी होठ फटा हुआ होता है। अपर लिप्स, ऊपरी होठ फटा हुआ होता है। सर ये बर्थ से ही होता है या फिर बाद में होता है? बर्थ से, अनुवांशिक है ना, बर्थ से ही होता है, जन्म से, ठीक है। हाँ, तुम ये सोचो कहीं बाद में हो जाए, तो बाद में नहीं होगा, ये जन्म से होता है, माता पिता से संतान में ये रोग होते हैं। और सर ये होठ जो अपने ऐसे थोड़ी वगैरह से पड़ जाते हैं, वो वाला तो नहीं है क्या? नलायको, मैंने कहा था कोई भी लक्षण देख के ऐसे मत समझना कि मैं ये रोग हो गया है। ये रोग बचपन से ही होते हैं, ठीक है। तुम में जो लक्षण है नहीं, ये नलायकों वाले लक्षण है, ये कोई रोग के लक्षण नहीं है ना। ये अपने तो मौसम के हिसाब से होता है, यहाँ पर मौसम के हिसाब से ही होता है। जैसे अपने देखें तो इंग्लैंड में जो लोग ठंड में रहते हैं तो वो गोरे हो जाते हैं, और अपने यहाँ पर अचानक से ठंड आने पर राफा फाड़ जाए, मतलब है ना, तो यही होता है। तो लक्षण यहाँ पर मौसम से चेंज होते हैं।
सर्दियों में सबसे ज़्यादा वो बिकती है, क्या बोलते हैं उसको, वो लिप गार्ड बिकती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा होठ फटते हैं। तो हमारे यहाँ पर मौसम बदलने पर लोग गोरे नहीं होते, होठ फट जाते हैं। अगला लिखो, तो भावना में अगला लिखो, एडवर्ड सिंड्रोम। एडवर्ड सिंड्रोम लिखो इसमें, ये रोग 18वें गुणसूत्र की पुनरावृत्ति से होता है। 18वें गुणसूत्र की पुनरावृत्ति से होता है। अगला बिंदु, इस रोग में कुल गुणसूत्र 47 होते हैं। लक्षण लिखो। पहला लक्षण है अंगुलियों की अतिवृद्धि। अंगुलियों की अतिवृद्धि, कई की लालियाँ में लंबी लंबी आंगलियाँ, जहाँ रहा कि वहाँ रोग कोई नहीं है, ठीक है, वो बाय नेचर होता है, वैसे अंगुलियाँ लंबी होती है। हाँ, तो अंगुलियों की अतिवृद्धि, नाखून भी इनके तो 2-2 गिट लंबा हुआ है, ठीक है, मतलब चीर दिया शेर अड़ते हैं बंधन। अगला बिंदु, अंगुलियाँ कटी फटी। अगला लक्षण है अंगुलियाँ कटी फटी। मतलब सर कैसे? अरे जी रफा पाटा नहीं भी साहब है, कटी फटी अंगुलियाँ कटी फटी, कुछ छोटी मोटी हो जाए। चलो आगे लिखे क्या। अगला सिंड्रोम है केट क्राई सिंड्रोम। केट क्राई सिंड्रोम, जो कह की छोरी है मैंने बिल्डी इतने बोले, हाँ यही मतलब ऐसे रोगियों की आवाज़ जो है बिल्ली की तरह हो जाती है, ठीक है, बिल्ली की तरह हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं म्याऊं म्याऊं करने लग जाएंगे, मतलब आवाज़ वैसी हो जाती है। हाँ बोलेंगे तो इंसान की तरह ही आवाज़ वैसी निकलती है। तो लिखो इसमें, ये रोग 5वें गुणसूत्र की 5वें गुणसूत्र की आदि भुजा में विलोपन से होता है। ऐसे रोगियों की आवाज बिल्लियों जैसी होती है। बिल्लियों जैसी होती है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अनवाजी लेट हो गया।